बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो वेरिएबल्स के बारे में है कि वेरिएबल्स हम किस तरह यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन में। कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वेरिएबल्स में हम मुख्तलिफ डेटा स्टोर करते हैं। जो हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम में होता है। एक कोई इंटीजर डेटा टाइप होता है, कोई फ्लोटिंग होता है, कुछ कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। तो पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स है क्या। वेरिएबल्स एक्चुअली किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिनोमेनन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है और उसमें हम उनकी वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जिस तरह हाइट, वेट, एज, ब्लड प्रेशर, एचबी लेवल, नंबर ऑफ डेथ्स, पैरिटी, अपगा स्कोर, जेंडर, गेस्टेशनल एज एटसेट्रा। तो इस तरह की चीज़ों की वैल्यूज को हम हमें उसमें स्टोर करना पड़ता है और फिर वो हम क्या करते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। वेरिएबल्स उसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास फ्लोटिंग है, ये कैरेक्टर है, और ये फिला हमारे पास स्ट्रिंग है, डबल है, लॉन्ग है। तो वेरिएबल्स के टाइप्स को फिर हम वहाँ पे प्रोग्राम के इनिशियल स्टेज पे उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि इस 5 टाइप्स के या 3 टाइप्स के वेरिएबल मैंने यहाँ रिजर्व किए हैं मेमोरी में। इसके लिए जगह रिजर्व की है कि इंटीजर वाले जितनी भी डेटा है वो इसमें स्टोर होगा, फ्लोटिंग का इसमें स्टोर होगा, कैरेक्टर का इसमें। तो इस तरह हम वेरिएबल्स को आगे लेके जाते हैं। तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में वेरिएबल्स जो हमारे हैं, तो उसमें हम पहले ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जांपल सेक्स, जेंडर, एज, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं। इनको हम एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। इंटीजर है, फ्लोटिंग है, किस तरह हम, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने हमें उसको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है। सेक्स फॉर एग्जांपल फ्लैग मेरे पास आ जाता है कि मेल है, फीमेल है, ठीक है ना। ऐसे जेंडर मेल है, फीमेल है, इस तरह एज क्या है, एक्सट्रावर्जन, पेशेंट सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह की सारी की चीज़ों की वैल्यूज को हमें वहाँ पे स्टोर करना पड़ता है। टाइम क्या है, वेट, हाइट, एंजाइटी, प्लेजर, फियर, एग्रेशन, अट्रैक्टिवनेस। तो ये हाँ, इन चीज़ों को जब हम अपनी प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं और उन वैल्यूज को हम उन्हीं वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। तो ये भी एज ए वेरिएबल हम डिक्लेयर कर, टाइम को भी मैं एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, वेट को, हाइट को, एंजाइटी को, प्लेजर को। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की वैल्यूज उसमें स्टोर करती है। कुछ वेरिएबल पे हमें खुद पता चलता है, जिस तरह जीपीए है। जीपीए हमें जीपीए तो कोई इंटीजर वगैरह तो नहीं हो सकता ना, उसकी वैल्यू तो पॉइंट्स में आएगी। 2.7 या 3.45, तो वो फ्लोटिंग हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वही वेरिएबल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि वेरिएबल हेल्प टू प्रेजेंट, कि हम कोई चीज को प्रेजेंट कर सके और उसको एक आसान तरीके से डेटा को एनालाइज कर सके। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स का सहारा करना पड़ता है। आइडेंट और वेरिएबल्स को आइडेंटिफिकेशन उसकी, वो हमें डेटा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का वेरिएबल है, तो उस टाइप का डेटा हम उसमें स्टोर करते हैं। और वेरिएबल्स के थ्रू हम आगे रिसर्च पॉइंट के से आगे जा सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास जिस तरह बर्तन होते हैं ना घरों में, किचन में बर्तन में मुख्तलिफ, कुछ बर्तन में हम लिक्विड स्टोर करते हैं, कुछ में सॉलिड चीज़ें स्टोर करते हैं, कुछ में मुख्तलिफ। तो हर एक बर्तन मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रिजर्व होता है। तो यहाँ पे भी यही वाला सीन है। तो वेरिएबल्स हाइपोथेसिस में भी हेल्प करने वाला है। बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस है। ये तो आम एक प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स की जरूरत क्यों। वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड एट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से हैं? आर यूजुअली अनमयर्ड, मयरेबल, जो एक्चुअली मयरेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल जेंडर एज मेल, फीमेल, कलर एज रेड और वाइट और ब्लू और ग्रीन, बर्थ वेट एज लो, हाई, नॉर्मल। तो ये मयरेबल नहीं होती क्वालिटेटिव। एक्चुअली इसमें रिप्रेजेंटिंग या प्रेजेंटेशन टाइप की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जेंडर मेल है, फीमेल है, कलर रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन है, वेट लो है, हाई है, नॉर्मल, 2 3 4 कैटेगरीज में हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट की होती है। क्वांटिटेटिव एक्चुअली मयरेबल होती है, जिसमें आपका फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि गेस्टेशनल आपकी एज कितनी है, 18 साल है, 12 साल है, 20 साल है, 30 साल है, बर्थ कब हुई है आपकी, वेट क्या है, हाइट क्या है, एज पेरिटी इसकी
आपके पास एक रेंज, बहुत लंबी रेंज होती है, इसमें रेंज नहीं होती, बस एक दो चार वैल्यू, दो चार लो हाई नॉर्मल, ब्लू वाइट ग्रीन रेड, जेंडर मेल फीमेल, इस तरह, ठीक है ना। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाते हैं और ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल आ जाती है। जीपीए क्वांटिटेटिव में आ जाती है, फॉर नंबर 2 3 4 2.5 2.3, इस तरह आपकी एज वगैरह ये सारा सब कुछ उसमें आपके आ जाती है। एक है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल एज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट में भी डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। कंटिन्यूस का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान में जो वैल्यूज है, जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज होते हैं, वो फ्लोटिंग वैल्यूज वो भी इसके दरमियान आ जाती है, उनको हम कंटिन्यूस कहते हैं। और जो नॉन फ्लोटिंग वैल्यूज होती है हमारे पास, जो एक्चुअली इंटीजर, तो वो हम क्या डिस्क्रीट में रिप्रेजेंट करते हैं, या 0 या 1। और ये 0 1 के दरमियान जो 0.1 0.011 ये सारी वैल्यू कंटिन्यूस में हमारे पास आ जाती है। कुछ डाइकोटोमस डिस्क्रीट होती है, कुछ पॉलीटोमस डिस्क्रीट। डाइकोटोमस वेरिएबल वो होते हैं जिसमें when one has to choose one from the two alternative, dead alive, male female, इनको डाइकोटोमस डिस्क्रीट वैल्यूज कहती हैं। पॉलीटोमस डिस्क्रीट, उसमें आपके पास ये नहीं होती एक उसमें कि when it cannot be expressed in fractions or can not be divided into smaller parts, for example फुटबॉल स्कोर, पैरिटी, ग्रेविटा एक्सेट्रा। तो फुटबॉल स्कोर आप देख लेना, फुटबॉल स्कोर को आप, तो वो ना तो आप उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ना उसको आप दो चीजों में से सेलेक्ट कर सकते हैं, या गोल 1 है या 0 है, नहीं 1 2 3 4 इस तरह गोल ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ आ गई ना। पेरिटी वैल्यूज भी आपके पास आ जाती है, फ्लैग बिट्स की हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, तो उसको पॉलीटॉमस कहते हैं। पॉली मीनिंग मैनी, डाइकोटोमस में मतलब कि दो में से आपने एक सिलेक्ट करना हो। यहाँ पे मल्टी, बहुत से में से एक आपने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल दो गोल भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, तो ये पॉलीटोमस डिस्क्रीट वैल्यू। तो इनको जब आप प्रोग्राम करेंगे, आप प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, तो फिर वेरिएबल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स इन शोइंग रिलेशनशिप, इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाती है। डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट, इसको अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो होती है, फॉर एग्जांपल ये एक्चुअली क्या डिस्क्राइब, क्या मैयर करते हैं, ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब मैयर करते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जनरेट्स द डेटा। एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट करते हैं। वो किस तरह, it is expected to change during the result of the research। पहले एस की वैल्यू एक होती है, मगर आगे जाके जब दो वैल्यूज और इसके साथ एडअप हो जाती है, तीन या एक, तो वो आगे रिसर्च बेस पे वो चेंज होती रहती है। वो किस तरह कि the change or affected variable is referred to as the independent variable, because its value depends on the value of the independent variable। Some example of dependent variable are performance, fitness, learning, health, knowledge, achievement। हेल्थ नॉलेज का मतलब क्या, आपकी वेट फॉर एग्जांपल 70 kg है, ठीक, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी क्या है, आपकी कितनी कैलोरीज आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कितना वॉक वॉक करते हैं, आप कितना सोते हैं, तो उनमें उन पॉइंट्स पे आपकी हेल्थ नॉलेज, आपकी हाइट, वेट जो है डिपेंड करती है। अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज हो, अगर वो चेंज होती है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है अगर उसमें कोई मसला आ जाता है, ठीक है ना। कि द अफेक्टेड वेरिएबल इज रिफर्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट। कि आप कैलोरी ज्यादा लेंगे तो आपकी जो 70 वेट है वो भी चेंज होगी। समझ आ गए। तो इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू, अपॉन द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, उनके साथ ये चेंज होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉब्लम को तो डिस्क्राइब करती है, मगर जो डिपेंडेंसी इसकी है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे ज़्यादातर डिपेंड करती है। कि आपकी वेट 70 है, तो अगर आप कैलोरीज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैलोरीज ज़्यादा लेंगे दिन रात,
तो आपकी वेट ज्यादा होती जाएगी। तो ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि इट मेजर्स द फैक्टर व्हिच इज अज्यूम्ड टू क्लास और एटलीस्ट इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम। वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स। आप प्रैक्टिस के साथ आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, तो जो जब आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वेट है, वो लूज हो सकती है, ठीक है ना, वो कम हो सकती है। इंटेलिजेंस है, वो भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना आप इंटेलिजेंस लेवल आपकी उतना ही बढ़ता ही जाएगी। इंटेलिजेंस वाले सब्जेक्ट्स पर इंटेलिजेंट वाले काम करेंगे तो उसी तरह आपका इंटेलिजेंस उसके साथ आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा। एटीट्यूड्स आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करती है, आप कहाँ पे ग्रूम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल इस तरह है कि आप एक खास इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के मुताबिक, वहाँ की इन्वायरमेंट के मुताबिक आपकी एटीट्यूड चेंज हो जाती है। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नाउन एज द ट्रीटमेंट एंड विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिसर्च बट एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के दौरान तो ये चेंज नहीं होती हैं, मगर बाद में किस तरह वो चेंज होती है, बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ वो चेंज होती रहती है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके उस पे वो ज्यादातर हमारे डिपेंड करती है। तो examples of dependent and independent variable in a hypothesis। hypothesis में हम for example एक hypothesis की example हम लेते हैं कि for example a vegetarian diet produces stronger and healthier people than does a non-vegetarian। a vegetarian food एक stronger healthier people को प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन पीपल। तो इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टाइप ऑफ डाइट, किस टाइप ऑफ डाइट आप लेते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल strengthen and health score। so these strengthen and और health score जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है टाइप ऑफ डाइट पर। और वो टाइप ऑफ डाइट क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ आ गई ना? तो वो इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव है ये एक्चुअली, ये दो स्ट्रेंथ और हेल्थ स्कोर। तो ये डिपेंडेंट है इस पे, और ये टाइप ऑफ डाइट ये भी क्वांटिटेटिव है, मगर यहाँ पे डिवाइड हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे किया। तो डिपेंडेंट स्ट्रेंथ और हेल्थ स्कोर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टाइप ऑफ डाइट पे, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये चेंज होगा, ये तब चेंज होगा ये दोनों, जब टाइप ऑफ डाइट आप चेंज डिफरेंट लें। आप फिश लेंगे तो आपका स्ट्रेंथ और हेल्थ स्कोर डिफरेंट होगा। आप फिश की जगह फॉर एग्जांपल आप मीट लेंगे तो स्ट्रेंथ और हेल्थ को डिफरेंट होगा। आप सिंपल मीट और इनकी जगह फॉर एग्जांपल आप पोटैटोस, टोमेटोस लेंगे तो स्ट्रेंथ और हेल्थ को डिफरेंट होगा। तो इस तरह ये चेंज होती रहती है। Hypothesis that there is a difference in self-confidence of female adults which who exercise program and the female adults who drop out of program। मेल और फीमेल में हम जरूरत उनमें तो डिफरेंट होता है। फीमेल का एक्सरसाइज प्रोग्राम डिफरेंट होता है, मेल का डिफरेंट होता है। और अगर दोनों एक्सरसाइज को ड्रॉप आउट कर ले तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं जो डिस्क्रीट है, क्वांटिटेटिव है हमारे पास। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सरसाइज प्रोग्राम, और इस पर फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस स्कोर डिपेंड करता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस टाइप का एक्सरसाइज आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिम में पुशअप्स लेते हैं, रनिंग लेते हैं, किस टाइप का, तो उस पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्कोर कितना है, ठीक है ना, उस तरह। तो ये क्या है? डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये। तो इसके बेसिस पे रिजल्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट रिसर्च, मगर जब रिजल्ट आ जाता है उस पे वो चेंज हो जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आर डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो चेंज होता है एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के साथ, कौन से प्रोग्राम आप एडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या है? कि वो वेरिएबल जो एसोसिएट रहता है विद द प्रॉब्लम एंड विद द पॉसिबल काज ऑफ द प्रॉब्लम इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मदर्स एजुकेशन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। माल न्यूट्रिशन डिपेंडेंट वेरिएबल। फैमिली इनकम क्या है? तो ये फैमिली इनकम जो है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल है कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है। माल न्यूट्रिशन या मदर एजुकेशन ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, और फैमिली इनकम पूरी फैमिली का वो कंफाउंडिंग वेरिएबल में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या, कौन सा वेरिएबल है? कि दो विच इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम एंड द पॉसिबल काज ऑफ द प्रॉब्लम इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो प्रॉब्लम के साथ तो
एसोसिएट रहता है उस फैमिली की क्या प्रॉब्लम है, इनकम क्या है, फैमिली इनकम क्या है, तो वो एक्चुअली पूरी फैमिली की उसको रिप्रेजेंट करता है, विच इज associated with the exposure and independent of that exposure be a factor. So this variable actually interacts with the dependent variable to make the independent variable extremely effective or ineffective. ठीक है, this variable associated with the dependent variable which which क्या कहता है, which actually change the independent variable in effectiveness or ineffectiveness. ठीक है ना, तो इस तरह ये हमारे पास कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है, फैमिली इनकम से पता चल जाता है। कंफाउंडर कंफाउंडर फैमिली इनकम है, और फैमिली इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड, फैमिली इनकम इनकम डिपेंडेंट ऑन द मदर्स एजुकेशन और माल न्यूट्रिशन। मदर एजुकेशन जो एसोसिएट है वो माल न्यूट्रिशन के साथ, और मदर एजुकेशन है वो इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फैमिली इनकम जो है डायरेक्टली इनके साथ एसोसिएट है, इन दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के। अगर मदर एजुकेशन आप कहते हैं एजुकेशन ज्यादा है, पढ़ी लिखी है बहुत ज्यादा, फैमिली इनकम भी ज्यादा हो सकती है, समझा, वो जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। मदर बिल्कुल अंडर मेट्रिकुलेट है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ फादर पे सब कुछ डिपेंडेंसी है, तो इनकम भी उसी तरह आगे पीछे होता रहता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो कंफाउंडिंग एक्चुअली कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम द लैटिन कंफाउंडर, टू मिक्स टुगेदर, की चीज़ों को मिक्स अप करना होता है। किस तरह चीज़ों को मिक्स अप करना है, मदर एजुकेशन को उठा लिया, फादर एजुकेशन को उठा लिया, उनके और एसेट्स देख लिया, उनकी जो और बाकी चीजें, तो ये सब को जब आप मिक्स करेंगे तो उससे हमें फैमिली इनकम का पता चलेगा, विच इज क्या है, विच इज कंफाउंडर वेरिएबल है, उससे हमें पता चल जाता है। तो कंफाउंडिंग रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन एक्सट्रानियस वेरिएबल विद द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपोजर एंड डिजीज ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पे वो डिपेंड करता है। So in a study of the association between exposure to a cause or risk factor and occurrence of disease, confounding can occur when another exposure exists in the study population and is associated both with the disease and the exposure being studied। तो एक कंफाउंडिंग का मतलब यही है कि चीज़ों को आपने मिक्सअप कर दिया, आपने 5 7 10 फैक्टर्स उठा लिया, उन फैक्टर्स को आपने सम अप कर दिया, और उन सम अप से फिर आपने एक मेच्योर्ड कंक्लूजन निकाला कि हाँ, एक मुल्क का जो इनकम हमने देखना है, उनकी मईशत को हमने अगर देखना है, इस पैराग्राफ से हट के अगर हमने सोचे पाकिस्तान की मईशत, तो यहाँ के हम पर कैपिटल इनकम को देखेंगे, हम यहाँ की कंट्रीज की पॉलिसीज को देखेंगे, यहाँ पे हमने रेवेन्यू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को देखना होता है, हमने अपनी सारी सब कुछ करप्शन रेशो को देखना होता है, प्रोविंसेस की एनएफसी अवार्ड, ये सारी चीज़ें मिला के हमें अपनी कंट्री के मीशत के बारे में पता चले कि इनका जो इनकम है वो इकोनॉमिक वाइज ग्रोथ में जा रहा है या नीचे जा रहा है, जीटीपी या सर, तो वो भी हमारे पास कन्फाउंडर वेरिएबल में आ जाता है। तो या तो एक फैमिली की इनकम को भी अगर आपने जांचना होता है, तो मदर एजुकेशन को देखना है, फादर एजुकेशन को देखना है, उनके बिजनेस को देखना होता है, उनके बच्चों को देखना होता है, उनके और एसेट्स को। तो ये सब कुछ जब आप मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, कंफाउंडिंग। तो कंफाउंडिंग एक्चुअली यहाँ से निकला है, तो वहाँ से कंफाउंडिंग वेरिएबल का वो आया है। तो कंफाउंडिंग फैक्टर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल that distorts the association between another independent variable and the problem under study as it is related to both। ठीक है ना, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक्चुअली जो है ये डिपेंड करता है कंफाउंडर वेरिएबल। फॉर अ वेरिएबल टू बी कंफाउंडिंग इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट रिस्क फैक्टर एंड बी एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर। तो इसमें रिस्क, ये फैक्टर जो है एक्चुअली रिस्क से एसोसिएटेड है। फैमिली इनकम है, तो फैमिली इनकम जो है वो नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में आ जाती है ये सारी चीजें। तो इस पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। Criteria for confounder: it is a risk factor of study of the study disease, but it is not the consequence. It is associated both with the disease and exposure being studied. It is out of interest and current study. In the absence of exposure, it is independently able to cause the। तो ये फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज की हाइपोथेसिस इन्होंने उठाई है, उस पे उसको मॉडलिंग इसकी कर रहे हैं कि कन्फाउंडर्स वेरिएबल्स का आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये कन्फाउंडर वेरिएबल है या नहीं है। तो इसमें इन्होंने ये उठाया है। फॉर सम कॉमन
कन्फाउंडर में एज, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशनल लेवल, सोशल स्टेटस, फैमिली इनकम, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, ओबेसिटी, स्मोकिंग। तो ये इन्होंने बताया कि इसमें हम कन्फाउंडर वेरिएबल्स को हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, कौन से है कौन से नहीं है, कौन से 50% है कौन से नॉन 50% है। तो हमने किस तरह जांचना होता है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हमने कंफाउंडिंग वेरिएबल किस तरह पे एक्सट्रैक्ट करना होना होता है, ठीक है ना। तो apparent association between A and B may be due to a third variable C which associate both A। तो कभी कभार आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए एक थर्ड वेरिएबल होता है जिसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। और ये क्या होता है, ये रिस्क की, हम इसको रिस्क फैक्टर में डाल सकते हैं कि इन ए और बी पे ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। फैमिली इनकम है, हमारे पास दो वेरिएबल है, इन दो को मिला के यहाँ हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह इसकी कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है हम इसमें इसकी वैल्यू क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे एज, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशनल लेवल, सोशल स्टेटस, फैमिली इनकम में ये सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल में हम इसको देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल किस तरह ऐसे लिए है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कॉफी ड्रिंकिंग इंडिपेंडेंट में आ जाते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज इसको डिपेंडेंट में डाल दिया। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल में सिगरेट स्मोकिंग, it is known that coffee consumption is associated with cigarette smoking, but the people who drink coffee are more likely to smoke than people who don't drink coffee। ठीक है ना। एक इन्होंने किस तरह इसको जोड़ा है कि जो कॉफी के कैफीन के एडिक्टेड लोग होते हैं एक किस्म के, तो वो ज्यादा एक्सपोजर होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो सिगरेट स्मोकिंग कर ले क्योंकि वो ऑलरेडी कैफीन एडिक्टेड हैं। तो जो कॉफी नील पीते हैं तो वो उनका जो परसेंटेज लेवल है वो कम होगा क्योंकि वो ज्यादातर उसके साथ। तो उन्होंने क्या किया, कॉफी के साथ सिगरेट को जोड़ा है कि कॉफी एडिक्टेड लोग ज्यादातर ओपन है, एक्सपोज है सिगरेट स्मोकिंग कंपेयर टू नॉन कॉफी ड्रिंकर। तो ये ऑलरेडी कैफीन एडिक्टेड है, तो यहाँ से भी ये अपना वो नशा पूरा कर सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये इन्होंने पॉसिबिलिटी दी है। तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जब सिगरेट लेंगे तो इनकी रेशो भी ज़्यादा होंगी ना, ठीक है। कोरोनरी हार्ट डिजीज भी फिर आपको ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोरोनरी हार्ट डिजीज डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हाई ब्लड प्रेशर पे ये कोरोनरी हार्ट डिजीज डिपेंडेड अपॉन द हाई ब्लड प्रेशर। इंक्रीजिंग एज के साथ, इंक्रीजिंग एज को इन्होंने एज हाई ब्लड प्रेशर के साथ जोड़ा है। इंक्रीजिंग एज क्या है, वो कंफाउंडिंग वेरिएबल है। इंक्रीजिंग एज में बी एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, इस तरह इन्होंने इसको जोड़ा है, ठीक है ना। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग, माइनिंग, स्मोकिंग फैक्टर, माइनिंग क्या है, कंफाउंडिंग फैक्टर है, एंड लंग कैंसर प्रॉब्लम इन अ कोहॉर्ट स्टडी। स्मोकिंग, लंग कैंसर और फिर यहाँ पे माइनिंग क्या है, एस्बेस्टो, इन्होंने इसको कंफाउंडिंग फैक्टर के साथ जोड़ा है। क्या हम इन्होंने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप के थ्रू क्या है स्मोकिंग को, माइनिंग को और लंग कैंसर को जोड़ा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके पास यहाँ पे कंफाउंडिंग फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये हमारा आज का लेक्चर हो गया, यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। इन्हीं वेरिएबल्स को नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह हमारे पास आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि वेरिएबल्स के और क्या टाइप्स हमारे पास आ सकते हैं, किस तरह हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हमने क्लासिफाई करके आगे देखेंगे। प्रोग्राम में हमारे पास फ्लोटिंग वेरिएबल किस तरह कौन सी जगह पे लाई करते हैं, मेमोरी में कितना स्पेस ये ऑक्युपाई करते हैं, इस तरह हमारे पास कैरेक्टर हो गया, लॉन्ग, डबल, ये तो इनके बेसिस पे हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं और फिर आगे जाके इनको अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ डेटा को उसमें स्टोर करते हैं और उन्हीं डेटा को फिर हमने इंटरप्रिटेशन करके उनको कंप्यूटेशन करनी है और अपना जो है प्रॉब्लम उनसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।